मैंने आप लोगों को जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आर्मेचर का और फील्ड का, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया था, और वो इस तरह का था कि आर्मेचर बीच में है और फील्ड साइड में है, और हमें यह देखना था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करा जाए। तो देखिए उसके लिए हमने क्या करा हुआ था, ये सिस्टम था हमारा, इसमें बीच में कनेक्टर हमने लगा रखे थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पे लगे हुए हैं, ये बीच में कनेक्टर है। एक कॉपर की बार ये है, एक दूसरी कॉपर की बार ये है, इस तरह जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जा रहा है, ये है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये कनेक्टर नंबर 1 है, कनेक्टर नंबर 2 है और ऐसे घूम रहे हैं। ये आधा सेक्शन ले लीजिए। कनेक्टर नंबर 1 जितनी भी देर इस लाइन के इस तरफ रहेगा, यानी कि नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जब भी रहेगा जितनी देर, उतनी देर उसके अंदर क्या लगा रहेगा, डॉट की क्रॉस, आई डोंट नो, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डॉट, इसमें डॉट लगा हुआ है। तो जितनी देर भी इस साइड में नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में रहेगा इतनी देर इसमें डॉट लगा हुआ है, और जितनी ये कनेक्टर जितनी देर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में उतनी देर इसमें क्रॉस लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये 2 इस तरफ आ जाए 1 की तरफ और 1 2 की तरफ चला जाए, तब 2 में क्रॉस लगा होगा कि डॉट, वो बता सकता है मेरे को? एनी गेसेस? जब ये रिवॉल्व कर जाएगा, अभी देखो 2 में क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि 2 में करंट अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि 2 में करंट नीचे की तरफ जा रही है, और 1 में डॉट लगा हुआ है, करंट जो है ऊपर की तरफ आ रही है। जब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 2 जो है 1 की तरफ आ जाएगा, 1 जो है 2 की तरफ चला जाएगा, तब 2 में क्रॉस लगा हुआ है कि डॉट लगा हुआ है? डॉट, दैट्स करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में रहेगा उसके अंदर डॉट लगा रहेगा। यह मेन चीज समझने की है। जो भी कंडक्टर इस तरफ रहेगा उसमें डॉट होगा, जो भी कंडक्टर इस तरफ रहेगा उसके अंदर क्रॉस होगा। ठीक, तो और ये आपने को देखा ही है कि इसमें ये जो तार जो आ रहे हैं, इसमें अगर आप एक रेजिस्टेंस लगा दें, ऐसे अगर आप जोड़ देते हैं, तो ये पूरा घूमता रहेगा, रेजिस्टेंस पूरी पूरी घूम रही है। ये दिस इज अ रिजिड असेंबली। रिजिड मतलब जानते हो, रिजिड मतलब क्या होता है? मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर इसको मैं यहां इसको इस कंडक्टर से अगर पकड़ दूं तो पूरी असेंबली आपको फिक्स दिखाई दे रही है। मोटा तार है, मतलब लूज नहीं है, टाइट है पूरा, ये इस तरह से है। इसको कहीं से ही पकड़ दो, पूरी पूरी रिजिड असेंबली है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने फ्लेक्सिबल तार यूज कर रखा होता और ऐसे में मैं अगर इसको पकड़ूं तो ये सारा सारा लटक जाएगा नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रिजिड असेंबली है। ठीक है, पूरा पूरा ऐसा फिक्स्ड असेंबली है। तो जब ये घूम रहा है तो साथ साथ में ये भी घूमा जा रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी पूरा घूम रहा है। तो इसका मतलब कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1 से ये वाला सिरा कनेक्टेड है, कंडक्टर नंबर 2 से ये वाला सिरा कनेक्टेड है। तो जितनी देर 1 यहां पर है तो 1 में करंट ऊपर की तरफ जा रही है और 2 में नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब 2 से करंट इसके अंदर जा रही है और 1 से बाहर निकल रही है। ठीक, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, 2 वाला सिरा इस तरफ आ गया, 1 वाला इस तरफ चला गया। अब 2 में से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, 1 में से नीचे की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया। तो नतीजा क्या हो रहा है कि इसमें जो आपको सप्लाई मिल रही है वो आधी देर ऐसी मिल रही है और आधी देर ऐसी मिल रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमारे सामने खाली ये है कि क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता जा रहा है, थोड़ी देर हर आधे साइकिल के बाद में उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर जाता है, इसलिए इसके अंदर आधे टाइम करंट इधर से इधर जाती है, आधे टाइम करंट इधर से इधर आती है, ऐसा होता रहता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसके लिए क्या करा, एक और असेंबली यहां पे लगाई, और वो असेंबली किस तरह की है, ये जो आ रहे हैं दोनों तार, उन दोनों तारों को एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। दिस सिलेंडर इज मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का सिलेंडर है। ये मैं फ्रंट व्यू इसका दिखा रहा हूं, ये कॉपर का सिलेंडर है। इस कॉपर के सिलेंडर को आपने बीच में से काटा, दोनों जो हाफ थे सिलेंडर के, जो आधे आधे, मतलब ये कॉपर का सिलेंडर है, इसको यहां से पूरा आधा बीच में से पूरा काट के अलग अलग कर दिए। ठीक है, 2 पार्ट्स अलग अलग कर दिए। इसके बीच में माइका, माइका जानते हो माइका क्या होता है? इंसुलेटर होता है। माइका की एक स्ट्रिप बीच में लगाई और फिर इन दोनों को फिर से चिपका दिया ऊपर से। ये काम क्यों करा है? एक काम करने से क्या फायदा हो जाएगा हमें? कॉपर का कंडक्टर, कॉपर का सिलेंडर काटा बीच में से, उसमें माइका की स्ट्रिप लगाई और फिर उसके बाद दोनों को फिर से चिपका दिया। ये लगाने से की वजह से क्या फायदा होगा? दोनों कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये दोनों इंसुलेट हो गए एक दूसरे से।
अब ये सिलेंडर अलग कनेक्शन है, ये सिलेंडर अलग कनेक्शन है, दोनों कनेक्शन अलग अलग है, ठीक। और इसी को अगर आप पूरा टॉप वो देखें, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये रहा माइका की स्ट्रिप और आधा पार्ट ये आधा पार्ट ये, इस तरह का पूरा बना हुआ है। क्लियर है सब लोगों को ये वाली चीज? वो जो ऊपर वाला है वो बेसिकली यहां आपको दिखाई दे रहा है। और ये कॉपर का सिलेंडर में ये वाले तार वेल्ड कर दिए गए हैं, वेल्ड करके फिक्स कर दिया गया है। मतलब ये जब घूम रहे हैं तो साथ में सिलेंडर भी गोल गोल घूम रहा है, बस खाली हमने इतना वेल्ड करके छोड़ दिया। उसके बाद में हमने कार्बन के 2 टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को यहां पर पकड़ करके रखा है, पकड़ा हुआ है, कुछ क्लैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्लैंप्स में उनको पकड़ करके इसके ऊपर टच करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो बीच का ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर को ये वो कार्बन का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है वो इस पर टच कर रहा है और ये गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर घिस रहा है। कि समझ में आ रहा है सब लोगों को? सिलेंडर है, एक सिलेंडर बीच में गोल गोल घूम रहा है और ये टुकड़ा आपने यहां पे पकड़ के रखे हुए हैं, तो वो गोल गोल घूमे जा रहा है और ये उसके ऊपर घिस रहा है, ठीक। ये 2 टुकड़े आपने, एक टुकड़ा यहां लगाया, एक टुकड़ा यहां लगाया और इन टुकड़ों से लेकर के आपने रेजिस्टेंस जोड़ दी। अब देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है। कनेक्टर नंबर 1, कनेक्टर नंबर 2, ये ब्रश नंबर ए है, ये ब्रश नंबर बी है। जितनी देर 1 ए से जुड़ा हुआ है और 2 बी से जुड़ा हुआ है, और आधी साइकिल के बाद में क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो 1 किससे जुड़ जाएगा, बी से, और 2 जुड़ जाएगा ए से। तो जितनी देर 1 ए से जुड़ा हुआ है और 2 बी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, करंट ये ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे गया, नीचे गया, यहां से बाहर निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसा गया, इधर गया, और फिर इसके अंदर से होता और फिर से चला गया। ये डायरेक्शन हो गया पूरा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। क्लियर है सब लोगों को? आधी साइकिल के बाद में क्या होगा, 2 ए के साथ में जुड़ जाएगा और 1 बी के साथ में जुड़ जाएगा। अब 2 इधर आ चुका है और 1 इधर जा चुका है, लेकिन क्योंकि जो भी कंडक्टर इधर आएगा उसके अंदर करंट ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो अब 2 में से करंट ऊपर जा रही है, 1 में से करंट नीचे जा रही है, तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रहा, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहा। तो आपने ये जो बीच में एक सेक्शन लगाया है, इस सेक्शन से आपने ये अचीव कर दिया कि अब इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में जा रही थी, उसके बजाय अब इसमें करंट जो जा रही है वो इस तरह से है। करंट अभी भी उतनी है, इन दोनों के अंदर करंट उतनी बन रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके अंदर डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया। अब हर केस में करंट इधर से ही आएगी और इधर से ही जाएगी, उल्टी नहीं हो रही करंट। करंट ये नहीं होगा कि आधी देर इधर से इधर जा रही है, आधी देर इधर से इधर जा रही है, फिर इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर गई, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक। ये आपने ये वाला काम अचीव कर लिया। दिस पार्ट इज नोन एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। अब ये प्रॉब्लम आपके सामने, प्रॉब्लम क्या है, आपने इसका ये तो बना दिया, आपने क्या बना दिया, ये और ये, लेकिन अभी भी डीसी नहीं बनाया। डीसी किस तरह की चाहिए आपको, डीसी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऐसी, ठीक, और ये मिल रही है आपको इस तरह की, दिस इज स्टिल नॉट डीसी। तो अब आपने क्या करा, इसमें जो ये एक कॉइल लगी हुई थी इसके साथ में 2 कॉइल और लगा दी, और हर कंडक्टर को कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करा आपने, इसके अंदर इतने पार्ट और कर दिए। अब कंडक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, कंडक्टर नंबर 1 जो है वो सेक्शन नंबर 1 डैश के साथ में वेल्डेड है, 2 जो है 2 डैश के साथ में वेल्डेड है, 3 3 डैश के साथ में, 4 4 डैश के साथ में, 5 5 डैश के साथ में और 6 6 डैश के साथ। ये ध्यान दीजिए कि ये जो सेक्शंस हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं नाम दे रखा है बस 1 डैश 2 डैश, इसके ABCD बोल लीजिए, PQRS बोल लीजिए, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब ये वाली चीज अगेन, क्योंकि मेरे पास अभी बनाने के लिए कोई तरीका नहीं है और मैं आपको दिखा इस तरह नहीं सकता, ये वाली चीज इमेजिन करिए कि ये जो 3 कॉइलें हैं, 3 कॉइल, एक कॉइल के अंदर कंडक्टर कितने हैं, 2, ठीक, एक कॉइल में 2 कंडक्टर हैं, तो यहां 6 कंडक्टर हैं, इसका मतलब 3 कॉइलें हैं। 3 कॉइलें अलग अलग, एक कॉपर की बार ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ऐसे 6 कॉपर की बार से। ये सारे
ये 1 जो है यूं जाकर करके 4 से जुड़ा हुआ है, इसके बाद में 2 जो है वो 2 जाके 5 से जुड़ा हुआ है, 3 जो है जाके 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से इस तरह जुड़े हुए हैं। नीचे से इनके सबके जो तार जो नीचे निकल के जा रहे हैं वो इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के 6 टुकड़े हो रहे हैं और सारे टुकड़े एक दूसरे के साथ में इंसुलेटेड हैं माइका लगा लगा करके। और ये इन 6 कंडक्टर से जो एक एक तार गया वो सारे जाकर के इसके एक एक पार्ट में जाके वेल्ड हो गया। मान लीजिए ये कॉपर की बार लगी हुई थी, 6 थी, इसमें से तार गया वो इसमें जुड़ गया, दूसरे में से गया इसमें जुड़ गया, तीसरे में से गया इसमें जुड़ गया, चौथे में से गया इसमें जुड़ गया, 5वें में से गया इसमें जुड़ गया, और छठी क्योंकि मेरी उंगली है नहीं तो लेकिन मान लीजिए अगर छठी भी होती तो वो छठा वाला तार जो जाकर इसमें जुड़ गया। ठीक, तो इस तरह से ये पूरी असेंबली आपके सामने बनी हुई है। माइका का यूज, माइका का यूज क्या है, माइका इसमें क्यों लगाया गया है, जिससे कि कॉपर के 2 एडजेसेंट सेगमेंट्स, 2 अगल बगल वाले सेगमेंट जो हैं वो बीच में इंसुलेटेड रहे, तभी इन सारे कंडक्टर्स के जो कनेक्शंस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। नहीं तो अगर आपने ये माइका नहीं लगा रखा होता, ये एक सॉलिड सिलेंडर होता तो ये आप कुछ भी करके ले आइए, कहीं भी जोड़ दिए, वो सब आपस में जाकर शॉर्ट हो जाएगा, सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए सारे कनेक्शन अलग अलग रहे, इसीलिए ये वाला काम करा गया। अब ये काम करने की वजह से क्या फायदा मिला, देखो एक कॉइल ये चल रही है 1 और 4 की, 1 और 4 में सप्लाई मिल रही है आपको ऐसी, ठीक, ये सप्लाई मिल रही है। इससे 30 डिग्री बाद, ये समझ सकते हैं सब लोग, 360 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 60 डिग्री बाद, तो 1 से 60 डिग्री के बाद में या 60 डिग्री पहले मान लेते हैं तो कॉइल नंबर 2 और 5 चल रही है। तो 60 डिग्री बाद में ये हो गया 90, तो 60 ये हो गया, 60 डिग्री बाद में एक और वेव चल रही है। ठीक, 60 डिग्री के बाद में एक और वेव चली जा रही है। ये दोनों वेव्स अलग अलग हैं, कोई आपस में रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस कॉइल के अंदर अपना अलग वोल्टेज बन रहा है, इस कॉइल के अंदर अलग बन रहा है, इसके अंदर कॉइल के अंदर अलग बन रहा है। ऐसे ही 60 डिग्री के बाद में इसमें अलग सप्लाई चल रही है, ये वो इसमें सप्लाई ये चल रही है, तीनों में सप्लाई अलग अलग चल रही है। और तीनों के जो ये सेगमेंट्स हैं ये अपने अपने टाइम पर इन ब्रशेस के कांटेक्ट में आते हैं। ब्रशेस यहां पे लगे हुए हैं, एक ब्रश ये लगा हुआ है, एक ब्रश ये लगा हुआ। थोड़ी देर तक 1 और 4 इसमें टच करते हैं, फिर थोड़ी देर तक 2 और 5 करते हैं, फिर 3 और 6 करते हैं। जितनी देर 1 और 4 करते हैं उतनी देर 1 और 4 में जितना करंट चल रहा था इतना उसने इतना लिया, उसके बाद 2 और 5 आ गया, फिर 2 और 5 वाला जो करंट चल रहा था उसने 2 और 5 वाला लिया, फिर 3 और 6 आ गया, फिर 3 और 6 वाला लिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, फिर से 1 4 आ गया तो 1 4 वाला फिर से इसने सप्लाई ली, फिर 2 5 वाली ली, फिर 3 6 वाली ली। आपको बेसिकली सप्लाई ये मिल रही है बाहर ये। तो बेसिकली आपको सप्लाई कैसे मिल रही है, अब यही इसमें नंबर ऑफ कॉल्स अगर आप और बढ़ा देंगे तो जितने इसके अंदर रिपल इफेक्ट जो है, रिपल लहरें से जो बन रही है वो और चिकनी होती जाएंगी। ये ब्रशेस आपने इस तरह से एडजस्ट कर रखे हैं कि वो किसी भी कॉइल में से सप्लाई तभी लेंगे जब उसमें बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट चल रहा होगा, बिल्कुल मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा होगा, तभी लेगा उसमें से। इस पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में नहीं लेगा। वो बेसिकली क्या है, जिस टाइम उसके अंदर क्रीम चल रही होगी, टॉप ऑफ द बैरल मलाई जिस टाइम उस पर आएगी, वो खाली वो वाला पार्ट उसमें ले रहा है, दैट्स ऑल। जितनी देर वोल्टेज नीचे चल रहा है उसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, नीचे चल रहा है जाने दो। और अगर आपने नंबर ऑफ कॉइल्स और बढ़ा दिए तो आपको बेसिकली सप्लाई इस तरह की मिलनी शुरू हो जाएगी, विच इज बेसिकली डीसी मिलनी शुरू होगी, इस तरह आपको डीसी मिल जाती है। ठीक, तो अब कम्यूटेटर बेसिकली करता क्या है, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट भी करता है और इसके साथ एसी को पहले रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करना क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हाफ साइकिल्स को दोनों को एक ही तरफ करना। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है, ये वाली चीज ना हो, पॉजिटिव ही चलता रहे। पहले तो ये वाला काम करता है, इसके बाद में जो एसी चल रही है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, फ्लैट बना देता है उसको। फ्लैट तभी बन पाएगा जब कई सारी नंबर ऑफ कॉइल्स यहां पर लगा रखी ये चीज। नेक्स्ट, अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हमने एक बार इसकी वर्किंग जब पूरी ऐसे देख ली है, अब हमारा मतलब है इलेक्ट्रिकल पार्ट से। इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिकली ये होता है आर्मेचर। बाय द वे ये बेसिकली हमने क्या कर रखा है, कई सारी कॉइल्स हैं, एक कंडक्टर यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यहां है, सबको अपनी अपनी जगह पर फिक्स रखना है। ये सब हवा में है अभी, इन सबको अपनी अपनी जगह पर फिक्स रखना है। कैसे रखेंगे, उसको रखने का तरीका बेसिकली क्या है कि आपने एक कॉपर का सिलेंडर लिया बड़ा सा, ठीक है,
और उसके अंदर आपने नालियां बना दी, स्लॉट्स। ये सिलेंडर लिया और इसके अंदर आपने ऐसा स्लॉट बना दिया, एक स्लॉट ये हो गया पूरा पूरे पेरिफेरी में पूरे, ऐसे दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, पांचवा स्लॉट, ऐसे कई सारे आपने स्लॉट बना दिए और हर एक स्लॉट के अंदर एक कॉपर की बार उसके अंदर रख दी, बस। तो आपने सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर कई सारी नालियां, स्लॉट्स पूरे बना दिए, स्लॉट्स के अंदर कॉपर की बार सारी रख दी, उनको इधर से भी जोड़ दिया और इधर से तार आपने निकाल दिया, और तो वो तार निकल के कहां लगा दिए, नीचे वाले तार कम्युनिकेटर में। दैट्स करेक्ट। ऊपर वाले तार सब आपस में शॉर्ट कर दिए, नीचे वाले तार ले जाकर कम्युनिकेटर में के अंदर जोड़ दिए, ठीक है। तो दिस इज इट, दिस पार्ट इज नोन एज आर्मेचर, जिसके अंदर कॉपर की बार लगा रखी है, ठीक। ये बेसिकली आर्मेचर कहा जाता है। और ये बेसिकली फील्ड है, फील्ड तो है ही। फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने के लिए आप परमानेंट मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स में प्रॉब्लम क्या है, कुछ टाइम के बाद में उनकी जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, हल्का हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स के अलावा कौन से मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करना बड़ा आसान काम है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, आपने खाली इसके अंदर एक तार लिया, इसमें वाइंड करा, इसमें वाइंड करा और इसमें ले करके डीसी सप्लाई दे दी, बस। इसमें स्विच ऑन जैसे करेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे, बात खत्म होगी, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसमें से किस तरह की सप्लाई बाहर मिल रही है, इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये जनरेटर है, उसके रोटर को, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को आप गोल गोल घुमा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर दे रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बाहर मिल रही है। प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको बाहर मिल भी रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको इसके अंदर देनी भी पड़ रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ, एनी आइडिया? ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? इसमें से, इसके रोटर में से यानी कि आर्मेचर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बाहर मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसके अंदर बिजली देनी भी पड़ रही है। बिजली दे भी रहे हैं, बिजली ले भी रहे हैं। दैट्स करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। जवाब इसका ये है, इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। इनपुट आप बहुत कम दे रहे हैं, इसके अंदर वोल्टेज बहुत कम दिया था, खाली इसका पर्पस क्या होता है, इसको मैग्नेटाइज करना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना देना, बस। इससे ज्यादा और कोई पर्पस नहीं होता। लेकिन इसमें जो सप्लाई आपको बाहर मिल रही है, दैट इज हैवी वोल्टेज एंड हैवी करंट। उसके वोल्टेज करंट दोनों की रेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसकी वोल्टेज रेटिंग विल बी क्लोज टू 65 वोल्ट्स, 1 एम्पियर मैक्सिमम, 1 एम्पियर की होगी। जबकि इसमें से आप ले सकते हैं ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, हू नोज हाउ मच। डीसी मशीन से, एसी मशीन से और बहुत ज्यादा ले सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा ले सकते हैं। वोल्टेज की रेटिंग से 11 केवी तक के ऑल्टरनेटर्स बनाए जाते हैं। 11 केवी से भी ज़्यादा के बना सकते हैं, लेकिन बनाते 11 केवी के लिए ही हैं, क्योंकि उस पर जनरेशन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत ज़्यादा करंट उसमें से टैप कर सकते हैं, जबकि देना पड़ रहा है आपको 65 वोल्ट्स, 1 एम्पियर्स या 1.2 एम्पियर्स, 1.5 एम्पियर्स, दैट्स ऑल, खाली इतना देना पड़ रहा है, ठीक। अब इसका देखिए, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखो, ये क्या है, मैग्नेट है, और इसको हम बोलते क्या है, फील्ड, ठीक। इसको हम बोलते हैं फील्ड, राइट। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, आर्मेचर, रोटर है। ये बेसिकली रोटर है जिसके अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं और उसके अंदर आर्मेचर के हमने बार्स लगा रखी है, आर्मेचर। तो आर्मेचर और आर्मेचर के साथ में आगे जाकर क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर में क्या लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रशेस। वो ब्रश के फॉर्म में नहीं होते, जो टूथब्रश होता है वो उसमें ब्रशेस नहीं निकले होते, ऐसा नहीं होते, वो सॉलिड टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, वो सब आपको वहां लगे हुए दिख जाएंगे मशीन के अंदर, लेकिन उनको हम बोलते हैं ब्रशेस हैं, बिकॉज जैसे ब्रशिंग, वो ब्रश कर रहा है, घिस रहा है उसके ऊपर, इसलिए उसको ब्रश बोलते हैं। तो आर्मेचर को इलेक्ट्रिकली बनाते हैं ऐसे, ये आर्मेचर, ये कॉपर के दो ब्रशेस। फील्ड बेसिकली क्या है, इंडक्टेंस है, तभी मैग्नेटिज्म उसमें हो रहा है, ये रही फील्ड। ये रहा इस मशीन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। अब आपको बेसिकली करना क्या है,
फील्ड के अंदर भी सप्लाई देनी है, ये फील्ड में आपने सप्लाई दे दी, डी सप्लाई, ये डी सप्लाई का साइन है, इसका मतलब इससे आपने इस फील्ड के अंदर आपने सप्लाई देनी शुरू कर दी। और ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में वोल्टेज बनना शुरू हो गया, तो उसके साथ में आपने क्या लगा दिया, लोड, ये लोड लगा दिया, ये लोड है। लोड दिखाते हैं ऐसे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बीच में एरो लगा करके, विच इज नोन एज आरएल, लोड रेजिस्टेंस, दिस बेसिकली नोन एज लोड। ये फील्ड टर्मिनल्स हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं F1 फील्ड 1 फील्ड 2, दो टर्मिनल्स हो गए। ये आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं, इसलिए इसे कहते हैं A1 और इसे कहते हैं A2। इसके अंदर जो करंट जा रही है दैट इज फील्ड करंट, इसलिए इसको कहते हैं IF। इसमें से जो करंट निकल रही है दिस इज आर्मेचर करंट, इसलिए दैट इज नोन एज IA। इसके अंदर जो करंट जा रही है दिस इज नोन एज लोड करंट, इसलिए दिस इज IL। अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं, वो क्या है कि आर्मेचर में कई सारे कॉपर की बार आपने लगा रखी है, कॉपर की बार। कॉपर की बार क्या आप लोगों को ये वाला आइडिया है कि तार, कोई से भी तार है, वो तार अगर आप पतला तार लेते हैं और एक तरफ मोटी कॉपर की बार लेते हैं, इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा? कम किसका होगा? रेजिस्टेंस कम किसका होगा? मोटे वाले वायर का, दैट्स करेक्ट। रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस होगी मोटे वाले तार की। जितना ज्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उतना उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता चला जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसमें कॉपर की बार्स आपने बहुत सारी लगा रखी हैं, बट स्टिल उसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो उसके अंदर है ही। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर के अंदर जितनी रेजिस्टेंस है दैट इज नोन एज आर्मेचर रेजिस्टेंस। और उसको दिखाते हैं ऐसे, दिस इज RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक। और जो बिजली जितनी जनरेट हो रही है वो कहां जनरेट हो रही है, रोटर में कि स्टेटर में? बिजली जितनी जनरेट हो रही है वो कहां हो रही है, रोटर में कि स्टेटर में? रोटर में, ठीक। रोटर में, क्योंकि रोटर में क्या लगा हुआ है, आर्मेचर की फील्ड, आर्मेचर। रोटर में लगा हुआ है आर्मेचर, ठीक है। मैं ये सारी चीजें लिख देता हूं। रोटर में है आर्मेचर, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है आपको। स्टेटर में लगी हुई है फील्ड, जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो जितनी बिजली की सप्लाई जनरेट हो रही है दैट इज बेसिकली डीसी सप्लाई, वो सप्लाई दिखाते हैं ऐसे। एंड दिस इज नोन एज EG, जनरेटेड EMF, ठीक है। ये पूरा लेवल्ड स्केच है एक डीसी जनरेटर का, बट दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, इसमें एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, फील्ड के अंदर सप्लाई आपने अलग से दे रखी है, सेपरेटली एक्साइटेड अलग से दे रखी है। यही इसके बजाय अगर आप ये वाला काम कर दें, ये फील्ड थी, इसको यहीं जोड़ दिया आपने, RL EG RA IA, ये रही IF, ये रही IL, F1 F2। विल दिस वर्क? अगर वर्क करेगा तो कैसे करेगा, अगर वर्क नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट। क्यों, क्यों नहीं करेगा? एक्सटर्नल सप्लाई इसमें नहीं है। एक्सटर्नल सप्लाई अगर इसमें नहीं है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है?
फील्ड क्रिएट नहीं होगा, दैट्स ट्रू। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें समझ में क्या आ रही है, फील्ड में जब सप्लाई जाती, अगर फील्ड में सप्लाई जा रही होती तभी उसमें से फ्लक्स निकल रहा होता। यह चीज याद रखिए, इसमें जिस टाइम इसके अंदर सप्लाई जाएगी तभी इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे तभी नॉर्थ में से साउथ में फ्लक्स जाएगा। जब फ्लक्स जाएगा तभी कंडक्टर उसको काटेंगे, नहीं तो काटेंगे लिए कुछ है ही नहीं, और जब काटेंगे तभी इसके अंदर ईजी बनेगा, वरना ईजी नहीं बनने वाला। अगर आपने इसकी सप्लाई को इसी से जोड़ दिया इसके अंदर ही, तो इसमें सप्लाई तो है नहीं, और आपने मोटर को घुमाना रोटर को घुमाना शुरू कर दिया। जब इसके अंदर कोई सप्लाई ही नहीं है, इसमें सप्लाई नहीं है, तो इसमें सप्लाई भी नहीं पहुंचेगी। मान लीजिए किस तरह इसमें सप्लाई होती, जिस टाइम इसके अंदर सप्लाई होती उस टाइम आपने ये कनेक्शन इससे जोड़ दिए होते, तब चल जाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ सप्लाई पहुंचती रहती, कुछ ना कुछ सप्लाई इसके अंदर पहुंचती रहती, और वो सप्लाई इसमें से फ्लक्स निकालती रहती, और वो फ्लक्स काटता रहता, इसमें जनरेटर ईएमएफ जनरेटर होता रहता। हाँ राइट, लेकिन जितनी देर, देखो ये एक सॉल्यूशन ये बताया गया है विच सीम्स टू बी द मोस्ट प्लॉजिबल सॉल्यूशन, कि आप रोटर को पहले घुमा दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज बताइए, जितनी देर आप रोटर को खाली घुमा रहे हैं उतनी देर आपने फील्ड को कहां कनेक्ट कर रखा है, आर्मेचर के साथ में जोड़ रखा है कि अलग से सप्लाई में जोड़ रखा है, कहां जोड़ा हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाँ सेपरेटली एक्साइटेड वाले में नहीं, मतलब देखो ये जो F1 F2 है ये हैं, ये रहा F1 और ये रहा F2, ठीक। अब इस F1 F2 को आप या तो अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ दीजिए, या इन्हीं दोनों तारों को इससे ले जाकर जोड़ दीजिए, इसके जो सप्लाई आ रही है, इसकी जो सप्लाई निकल रही है उससे जोड़ दीजिए, इसी जोड़ रखा है और रोटर उसको घुमा रहे हैं। हाँ तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें फ्लक्स कैसे निकलेगा। जिस टाइम आपने इसको जोड़ दिया, आपने F1 F2 को इस आर्मेचर से जोड़ दिया और उसके बाद आपने रोटर को घुमाना शुरू किया, तो इसमें कोई बिजली की सप्लाई है ही नहीं। अगर इसमें बिजली की सप्लाई नहीं है तो इसके अंदर भी कोई बिजली की सप्लाई नहीं जा रही, इसमें बिजली की सप्लाई नहीं जा रही तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बन रहे, इसमें फ्लक्स नहीं जा रहा, फ्लक्स नहीं जाना तो कुछ काट नहीं पा रहे, तो इसमें बिजली नहीं बन रही है। इट्स अ लूप, बेसिकली लूप हो गया पूरा। लूप जानते हो लॉजिकल लूप क्या होता है? लॉजिकल लूप मैं हर एक क्लास में ये वाली चीज जरूर बताता हूं, लॉजिकल लूप, क्योंकि सब लोग इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये सच है कि झूठ है? बताओ। अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट झूठा है। अगर ये स्टेटमेंट झूठा है इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं, समझे? अगर ये वाला एग्जांपल भी ज्यादा समझ में नहीं आया तो उससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्या समझ में आता है आप लोगों को? जो समझ में आएगा वो क्या है कि नौकरी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप पहले क्या बोलेंगे? सर एक्सपीरियंस तभी तो आएगा जब मैं नौकरी करूंगा। वो समय हम नहीं जानते। नौकरी अगर आपको करनी है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कैसे करें? वही वाली कंडीशन यहां पर भी हो रही है। ये सारा, ये खाली 2 स्टेप का प्रोसेस था, ये कई सारे स्टेप का प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस पूरा लूप में ही है, पूरा लूप है। अगर इसमें बिजली नहीं बन रही तो इसमें बिजली नहीं जा रही, अगर इसमें बिजली नहीं जा रही तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन रहे, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन रहे तो इसमें से फ्लक्स नहीं निकल रहा, फ्लक्स नहीं निकल रहा तो कंडक्टर किसी फ्लक्स को नहीं काट पा रहे, फ्लक्स को नहीं काट पा रहे तो इसके अंदर बिजली नहीं बन रही, बिजली नहीं बन रही तो इसके अंदर बिजली नहीं जा रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ गए? ये पूरा लूप है। तो उसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये एक नई चीज है। अब ये सुनिए क्या होता है। इसे कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यू क्या होता है? दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। समथिंग विच इज रिमेनिंग, मतलब आपने अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उसके बाद में जो चीज थोड़ी बहुत बची रह जाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज रेजिड्यू। तो यहां पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किस काम में आ रहा है?
ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स में आपने पूरी बिजली की सप्लाई दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आप बिजली की सप्लाई देंगे फ्लक्स निकलेगा, बिजली की सप्लाई और ज्यादा देंगे और ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, बिजली की सप्लाई और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, और उससे भी ज्यादा सप्लाई देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद में वो फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाएगा। एक लिमिट तक आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, एक लिमिट के बाद में फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है। जैसे क्या है, मैं अगर आपको आधे घंटे पढ़ाऊं तो आपको दिमाग में सारा घुस जाएगा, अगर मैं 1 घंटे पढ़ाऊं तो वो भी सारा घुस जाएगा, अगर मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊं तो भी हो सकता है 1.5 घंटे वाला पूरा घुस जाए, लेकिन उसके बाद मैं अगर 2 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूं हो सकता है वो भी सारा घुस जाए। लेकिन अगर उसके बाद मैं 3 घंटे पढ़ाता रहूं नॉन स्टॉप, तो एक पॉइंट आ जाएगा जब आप क्या कहेंगे कि सर अब आप कुछ भी बोल लीजिए क्लास में, हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा। दैट इज कंडीशन इज नोन एज सैचुरेशन। सैचुरेट कर गया, आपका दिमाग सैचुरेट हो गया, भर गया पूरी तरीके से, हर तरफ से फिलअप हो गया है, इससे ज्यादा आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा सकते। मैग्नेटिक फ्लक्स भी यही ऐसी चीज है, आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, एक्चुअली करंट की वजह से होता है, तो करंट अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा निकलेगा, करंट और ज्यादा बढ़ाएंगे फ्लक्स और ज्यादा निकलेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद में आप करंट कितना भी ज्यादा बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक पोल्स आर सैचुरेटेड, उससे ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर नहीं निकल सकता, तो सैचुरेशन हो जाता है। ठीक, तो वही वाली चीज है। तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अब नाउ बैक टू द ओरिजिनल थिंग, अगर आप इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा निकलता जाएगा, लेकिन उसके बाद में सप्लाई अगर कम करनी शुरू करेंगे तो फ्लक्स कम भी होता जाएगा, और सप्लाई अगर जीरो कर देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि आप इसके अंदर वो फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि वोल्टेज जब मैं जीरो भी कर दूं, बिल्कुल जीरो करके हटा भी दूं, तब भी उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्स रह जाए, रेजिड्यू की तरह से, रेजिड्यू की तरह से थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लक्स रह जाए। दैट इज बेसिकली नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा फ्लक्स उसके अंदर है अभी, ठीक। वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से क्या होता है, देखो इसमें से इस फील्ड के अंदर इसमें से थोड़ा बहुत रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इसके अंदर निकल रहा है। अब ऐसे में अगर इसके रोटर को घुमाना शुरू कर दीजिए तो थोड़े बहुत रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से इसमें 1 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी, 1 वोल्ट, दैट्स ऑल। ये जनरेटर है 200 वोल्ट का, लेकिन इसमें 1 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। अगर 1 वोल्ट की सप्लाई बन गई तो इसके अंदर से करंट निकलनी शुरू होगी से 0.1 एम्पियर, बहुत छोटी सी करंट इसमें से आनी शुरू हो जाएगी। अब वो करंट जब इसके अंदर पहुंचेगी तो क्या होगा, फ्लक्स बन जाएगा, वो करंट अपना फ्लक्स बनाएगी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से फ्लक्स निकल ही रहा था, इसके साथ में ये 0.1 एम्पियर और पहुंच गई तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो इसमें 1 वोल्ट की जगह इसमें बनेगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बनेगा तो इसमें करंट निकलेगी 1 एम्पियर। अब वो 1 एम्पियर इसके अंदर जाएगी तो इसमें और ज्यादा फ्लक्स निकालेगी, तो इसका मतलब इसमें जनरेट कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट्स। 100 वोल्ट्स की जगह इसमें करंट बनेगा से 4 एम्पियर्स। इस तरह से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज बनेगा, वो थोड़ा सा वोल्टेज की वजह से थोड़ी सी करंट जाएगी, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा, वो थोड़ा सा फ्लक्स जो निकालेगा वो और ज्यादा वोल्टेज बनाएगा, और ज्यादा करंट जाएगी और ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। वोल्टेज करंट फ्लक्स, वोल्टेज करंट फ्लक्स, ये प्रोसेस एक दूसरे को बिल्डअप करता जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज वोल्टेज बिल्डअप। वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, वोल्टेज अपने आप को बढ़ा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बिल्ड कर रहा है अपनी, ठीक है। बिल्ड करते करते एक पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां पर फ्लक्स विल बी सैचुरेटेड, उससे ज्यादा फ्लक्स नहीं निकल सकता, वहां पर मैक्सिमम वोल्टेज आपको बाहर मिलता रहेगा। दैट इज द स्टेबल कंडीशन। उस पॉइंट पर आकर के वोल्टेज बिल्डअप होना बंद हो जाएगा, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। देन दिस विल बी नोन एज सेल्फ एक्साइटेड। ये हो गया सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड, इसमें एक्साइटेशन आपने सेपरेटली अलग से दे रखा है। दिस इज सेल्फ एक्साइटेड। इसका जो फील्ड में जो एक्साइटेशन है वो आपने अपने ही अंदर से दे रखा है, अपने ही अंदर से दे रखा है। दिस इज सेल्फ एक्साइटेड, अपने आप को एक्साइट कर रहा है, इसको दूसरा जना एक्साइट कर रहा है, दूसरे बाहर की सप्लाई से एक्साइट कर रहा है, ठीक। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स जो होते हैं इनके 3-4 तरीके के कनेक्शंस होते हैं। वो कनेक्शन देख लीजिए, खाली डायग्राम सुनकर समझ लीजिए, और नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको उनके इक्वेशन सारे बताऊंगा।
देखो आर्मेचर फील्ड ये जोड़ रखा है, इसमें यहां पे लोड है। इसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे के सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल का दूसरा नाम क्या होता है? शंट। शंट बोलते हैं उसको, शंट। तो दिस इज अ डीसी शंट जनरेटर। एक और कनेक्शन क्या है? इसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। सो दिस इज बेसिकली अ डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर। इसमें आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली शंट फील्ड। शंट फील्ड वो वाली फील्ड है जो आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई है। दिस इज सीरीज फील्ड, वो फील्ड जो आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है। ठीक, सीरीज और शंट दोनों अगर लगा दें तब क्या होगा? देन यू गेट ए कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड, उसमें सीरीज और शंट दोनों लगी हुई हैं। कंपाउंड दो तरह के होते हैं। किस तरह का? इसको, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसको। अब आप शंट फील्ड दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो ये कि आपने यहां पे शंट फील्ड लगाई, इस पूरे के पैरेलल में लगाया। एक कनेक्शन क्या है कि सीरीज फील्ड और आर्मेचर अगर ऐसे लगे हुए हैं तो शंट फील्ड आपने खाली यहां पे लगाई। देन दिस इज नोन एज लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, एंड दिस इज शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। मैं इसमें कोई भी और इक्वेशंस वगैरह नहीं लिख रहा हूं, जिससे कि आपको खाली कनेक्शन समझ में आ जाए। कनेक्शंस क्या है? ये 90 डिग्री पे जा रहा हो या स्ट्रेट जा रहा हो, इस वन द सेम थिंग। सीरीज जनरेटर को आप ऐसे ही बना सकते हैं। सीरीज जनरेटर बनाने का ये भी तरीका है, आप खाली ये बना दीजिए सीरीज जनरेटर। बाद इसमें मैंने लोड नहीं बना रखा, ये लोड ये रहा। तो दिस इज ऑल्सो सीरीज जनरेटर, ये वही चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तारों को अगर आप 90 डिग्री पे मोड़ दीजिए, चाहे बिल्कुल सीधे ले जाइए, कई सारे चक्कर दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कनेक्शन इज कनेक्शन। तो इसको ऐसा बना दिए चाहे ऐसा बना दिए। तो इसमें आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड लगी हुई है, इसमें आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है। इसमें आर्मेचर सीरीज का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके पैरेलल में शंट फील्ड लगी हुई है, और इसमें खाली आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड लगी हुई है। इतने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इनके इक्वेशंस, इनके सारे टर्मिनल इक्वेशंस, वो वाली चीजें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं। वो चीज अगर आपको समझ में आ गई, देन दिस यूनिट इज प्रैक्टिकली ओवर। इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ बेसिक छोटी मोटी चीजें कुछ और बची हुई हैं, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन वगैरह, दैट कैन बी कवर्ड इजीली।